हेलो सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। जिन भी बच्चों के एग्जामिनेशन मई 26 में है, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे चल रही होगी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 2, जिससे आप लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसमें हमें आंसर्स को कैसे लिखना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का चैलेंजेस ये होता है कि सर हमें लॉ पूरा समझ में तो आ गया, लॉ क्या है, पूरे प्रोविजंस अच्छे से हमने समझ लिया, बट उसको आंसर्स को एग्जाम में कैसे लिखना है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, जिसके चलते ओवरऑल पेपर में स्कोर लाना इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट। तो हम इसमें एकदम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उसको किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। एंड मैं आपको एक सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस भी दिखाऊंगा ऐसे बच्चे का जिसका लास्ट अटेम्प्ट में 82 मार्क्स आया था। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल के किसी भी तरह का कंटेंट आप मिस ना करो। एंड जो भी मैं पीडीएफ यूज़ करो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो, एग्जाम्स में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसी चीज़ के ऊपर फीचर्स बता दो, किसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिख दो, या 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बता दो। या हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि एक प्रॉपर केस दे दे और हम बोले कि इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजंस आप इसका जजमेंट बताओ कि ये सही है या गलत है। ठीक है ना। अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको उसको पॉइंट वाइज लिखना है। ये नहीं कि आपने एक सिंगल पैराग्राफ में पूरा भर दिया सारा कुछ, ऐसा नहीं करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको इंश्योर करना है 3 से 4 पॉइंट लिखो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इंश्योर करना है कि मेरे को मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना है। और अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले आपको प्रोविजंस बताना है कि भाई प्रोविजन क्या बोलता है, ठीक है, रेलिवेंट प्रोविजन बताना है। अगर लेट्स सपोज की सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर मल्टीपल सब सेक्शंस है, तो जो रेलिवेंट वाला सब सेक्शन आपको वो लिखना है। क्या सेक्शन कोड करना मैंडेटरी है? नहीं, इट इज़ ऑप्शनल। अगर आपको पता है कि भाई इसका सेक्शन क्या है तो आप कोड कर दो, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल। अगर रॉन्ग सेक्शन लिखोगे तो हो सकता है उसका मार्क्स भी कट जाए। फिर जो फैक्ट्स है क्वेश्चन का वो बता दो, एंड देन एनालिसिस एंड कंक्लूजन। लेट्स सपोज कि एक वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन नंबर 10 होता है कंसिडरेशन। लेकिन अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो कुछ एक्सेप्शनल अग्रीमेंट्स को लो वैलिड बोलता है, जैसे कि जहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, जहाँ पे टाइम बार डेट हो। अब सपोज कि क्वेश्चन अगर टाइम बार डेट के ऊपर है तो आपको प्रोविजन के जो एक्सेप्शन वाला चीज़ है उसमें से टाइम बार डेट के बारे में लिखना है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन यू कैन स्किप। ठीक है, तो जो रेलिवेंट प्रोविजंस है वही आपको लिखना है, एंड देन फैक्ट्स एंड देन एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ना अब एक बात बताओ, क्या लॉ में हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या हैंड राइटिंग के हिसाब से मार्क्स मिलता है? सर मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो हैंड राइटिंग से मार्क्स नहीं मिलता है। हैंड राइटिंग इज़ नॉट ए क्राइटेरिया, बस वो नीट और क्लीन हो। ठीक है, बस इतना हो कि वो जो एग्जामिनर है, पेपर चेकर है, वो पढ़ पाए कि भाई तुमने क्या लिखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि भाई देखो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पढ़ोगे तो 2 और 3 बेस्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो और उससे स्टार्ट करो। अब एक सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करते हैं जिसमें बच्चे ने 82 मार्क्स स्कोर किया है। बच्चे को 74 मार्क्स उसके हार्डवर्क के मिले और 8 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला, जो कि सारे बच्चों को मिला होगा। अब देखते हैं कि बच्चे ने सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया है। पहला क्वेश्चन जो आपको सबसे बेस्ट लगता है आपको वो अटेम्प्ट करना है। बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया है। लेट्स सी वेदर ये बच्चे के लिए बेस्ट क्वेश्चन था कि नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, इट इज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसमें क्या पूछा गया है, कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, इसके डिफरेंसेस को बताओ, और 3 केसेस दिया गया और आप बताओ कि कंडीशन का ब्रीच है, वारंटी का ब्रीच है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले बच्चे ने बता दिया कि भाई स्टिपुलेशन क्या होता है। ठीक है, जो कि नेसेसरी था नहीं। फिर बच्चे ने बता दिया कि भाई ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या होता है और ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होता है। ठीक है, फिर बच्चे ने उन दोनों का डिफरेंस भी बता दिया कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो उस केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो उस केस में आपके पास राइट टू रेपुडिएट नहीं होता बट राइट टू क्लेम डैमेजेस होता है। फिर पहला वाला जो केस है, दिस इज बेस्ड ऑन कंडीशन एज टू टाइटल। ठीक है, सेकंड वाला इज बेस्ड ऑन कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, एंड थर्ड वाला इज बेस्ड ऑन वारंटी एज टू इनकम्बरेंसेस। तो आप देखो ना, बच्चे ने एकदम अच्छे से बताया। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अगर वैसे बताओ कि प्रोविजन, फैक्ट्स, फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सीधा प्रोविजन बताओ और फिर उसके बाद फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन बना दो और सबको एक में डाल दो। ठीक है, तो बच्चे ने वही किया। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिख दिया बच्चे ने कि भाई इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि जो सेलर है उसके पास वैलिड टाइटल है, और एग्रीमेंट टू सेल में जिस दिन हम टाइटल पास करेंगे उस दिन उसके पास वैलिड टाइटल होना चाहिए। फिर कंक्लूजन एनालिसिस बच्चे ने एक में डाल दिया कि भाई आशुतोष को बाद में पता चला कि भाई ये लैपटॉप किसी और को बिलोंग करता है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, गुड्स को जो ट्रू ओनर है उसको दे सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है।
फिर देखो 2 का ए का जो 2 था दैट वाज अबाउट कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कि जब गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेल होता है तो उस केस में गुड्स सेल कॉरेस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन होगा और बायर इज नॉट लायबल टू एक्सेप्ट, बायर कैन रेपुडिएट एंड क्लेम डैमेजेस। फिर बच्चे ने कंक्लूड भी कर दिया। और इसमें अच्छा चीज़ क्या है, देखो बच्चे ने अंडरलाइन भी किया है, इम्प्लाइड कंडीशन, डिस्क्रिप्शन, कॉरेस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी अंडरलाइन करना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को तुरंत विदाउट एनी एफर्ट वो सारे कीवर्ड्स मिल जाए, ठीक है। नाउ 2 का ए का 3 क्या है कि इम्प्लाइड वारंटी होता है कि गुड्स व्हेनेवर गुड्स आर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट सेल बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। अगर फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस नहीं है और बायर ने गुड फेथ में खरीदा है तो इट्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फिर कंक्लूजन में बता दो, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से बच्चे ने अच्छे से लिखा है। इसमें बच्चे को कितने मार्क्स मिले पता है, 6.5 मिले ऑफ 7, ठीक है। तो एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है ना बच्चे को लेकर बहुत ही अच्छा हो गया होगा कि भाई बच्चे पढ़ने वाला है, टू द पॉइंट लिखा है, जितना मैंने बोला है उतना उसने लिखा है और जितने की वर्ड्स है उसने उसको अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का भी देखोगे तो दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कि कॉमन सील क्या होता है, इज इट नेसेसरी टू हैव कॉमन सील, डिस्कस एज पर द प्रोविजंस। तो आपको कॉमन सील के बारे में बेसिक्स बताना है। फिर नेसेसरी है क्या, ऑप्शनल है, ऑप्शनल में फिर क्या करना पड़ता है, या तो 2 डायरेक्टर्स ऑथेंटिकेट करे या 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें आपको 4 डिफरेंस बताना है, तो 4 डिफरेंस पॉइंट वाइज बता दो, ठीक है, जो कि बच्चे ने एकदम सही से लिखा है। पहले बच्चे ने कॉमन सील के बारे में बता दिया, ठीक है, फिर कॉमन सील का ऑल्टरनेट बता दिया क्या होता है, दैट्स इट। फिर उसने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, देखो 4 पॉइंट 1 2 3 4 एकदम 4 पॉइंट एग्जामिनर को दिखा दिया कि देख भाई तूने 4 मांगा, मैंने 4 लिख दिया, अब तो दे दे मार्क्स। तो देखो उसको 3.5 मार्क्स मिला है, तो ऑफ 7 मार्क्स यहाँ पे उसको 6 मार्क्स मिले, इसके पहले 6.5 मिले। नाउ जो सी है दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के रिलेटेड प्रोविजंस को बताना है और अगर प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ठीक है। बच्चे ने एकदम अच्छे से लिखा है, देखो एकदम शिद्दत से कि भाई LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बता दिया, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस के कुछ कंडीशंस को बता दिया और उसके बाद बच्चे ने क्या किया, बता दिया कि भाई अगर प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन हो तो भाई जेल होता है और क्या क्या होता है, ठीक है, पेनल्टी क्या लगता है। फिर उसके बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का क्राइटेरिया वो आपको बताना पड़ेगा और कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है टू बिकम पार्टनर इन LLP, वो बच्चे ने बता दिया कि देखो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 के बिलो भी चला जाएगा तो 6 महीना तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है सब बच्चे ने अच्छे से बता दिया, ठीक है। नाउ अब इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चे ने 3rd नंबर क्वेश्चन को छोड़ रखा है, ऑप्शनल रखा है, बच्चे ने 4th को अटेम्प्ट किया है। नाउ अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है सर जैसे उसने 2 का ABC लिखा, क्या मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता था 2 का C फिर B फिर A, यस, बट वो आइडेंटिफाई रखना कि ये 2 का C है, ये 2 का B है, 2 का A है, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 है, ये क्या है, जो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरल रूल उसके एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है टाइम बाय डेट, उसके ऊपर क्वेश्चन है। सेकंड एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो देखो पहला वाला टाइम बाय डेट है, तो बच्चे ने अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में प्रोविजन लिखो, फैक्ट एनालिसिस कंक्लूजन एक में डाल दो, ठीक है। तो देखो बच्चे ने अच्छे से बताया कि भाई जनरल रूल क्या होता है, कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल होता है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट इसका एक्सेप्शन है टाइम बाय डेट। फिर बच्चे ने टाइम बाय डेट बताया, ठीक है, उसके एक्सेप्शन बता दिया कि अगर आपने प्रॉमिस कर दिया इन राइटिंग कि आप टाइम बाय डेट को पे करोगे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर उसने बच्चे ने कंक्लूड कर दिया कि अगर टाइम बाय डेट है तो आप लीगली रिकवर कर सकते हो। 4 का A का 2 जो कि किसके बेसिस पे था, इट वॉज बेस्ड ऑन कंप्लीटेड गिफ्ट्स। तो देखो इसमें पहले बता दिया कि बच्चे ने कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट कंप्लीटेड गिफ्ट इज एन एक्सेप्शन, और फिर उसके हिसाब से उसने बच्चे ने कंक्लूड कर दिया। नाउ 4 का A का 3 देखोगे, दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का पार्ट नहीं होते, बट हस्बैंड एंड वाइफ हो तो वो कवर होते हैं। तो बच्चे ने उसको बता दिया कि भाई देखो नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है, दिस इज एक्सेप्शन, और फिर उसके हिसाब से उसने कंक्लूड किया। बट यहाँ पे बच्चे ने थोड़ा सा गलत कंक्लूड किया, बच्चे ने यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट वाला एंगल देता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का एग्रीमेंट जो होता है सोशल एग्रीमेंट्स होता है, बट दिस वाज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखोगे तो व्हाट इज प्रोमिशनरी नोट, तो आपको सेक्शन नंबर 4 का ज्ञान लिखना और एसेंशियल एलिमेंट्स। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो कम से कम 7 डायरेक्ट पॉइंट एकदम लिख के 1 2 3 4 एग्जामिनर को दिख जाना चाहिए, पैराग्राफ में कभी मत डालना। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने पहले बता दिया कि प्रोमिसनरी नोट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बता दिया कि भाई 7 वैलिड एसेंशियल्स क्या क्या है। फिर
RBI और IBBI के ऊपर नोट था, ठीक है। तो देखो RBI के ऊपर उसने 6 पॉइंट डाल दिया और फिर उसने IBBI के ऊपर भी 5 पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो इसमें बच्चे को 6 में से 4.5 मिल रहा। तो बच्चे ने जो 2 क्वेश्चन पहले लिखा ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, इससे जो इंप्रेशन बना ना एग्जामिनर के माइंड में, वो नेक्स्ट लेवल का बन गया कि भाई बंदा है एकदम, इसने टू द पॉइंट लिखा है, एकदम अच्छा लिखा है, ठीक है। अब इसका दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है का जो ए है, इट इज़ सोगा क्वेश्चन है केवी टेम्परेचर के ऊपर। केवी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर। बायर खुद का चॉइसेस लेता है, बायर को खुद को पता है कि भाई मेरा क्या पर्पस है जिसके बेसिस में मैं गुड्स को खरीद रहा हूँ, एंड अगर कोई भी डिफेक्ट्स होता है तो बायर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर गुड्स मर्चेंटेबल नहीं है तो उस केस में सेलर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि गुड्स एटलीस्ट यूजेबल तो होना चाहिए ना, मर्चेंटेबल तो होना चाहिए। एंड इसका एक फर्दर एक्सेप्शन है कि अगर बायर ने किसी ब्रांड के नाम पे खरीदा था, ब्रांड के नाम को सोच के लिया था कि भाई मेरे को इस ब्रांड का गुड्स चाहिए, और सेलर ने उस ब्रांड का गुड्स दे दिया, तो उस केस में बायर ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया? ब्रांड के नेम पे। तो उस केस में बायर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो देखो बच्चे ने एकदम अच्छे से लिखा है कि भाई जनरल रूल केवी टेम्परेचर क्या बताया? लेट द बायर बी अवेयर। ये बायर का ड्यूटी है कि वो खुद को सेटिस्फाई करे, एंड इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ सेलर कि वो सारे डिफेक्ट्स के बारे में बताए, ठीक है। नाउ बट एक एक्सेप्शन है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसने बता दिया कि भाई अगर मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं होता ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन सू द सेलर एंड कैन क्लेम डैमेजेस, ठीक है। तो फैक्ट्स बता दिया, फिर उसने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसमें फैक्ट्स कंक्लूड इसलिए किया क्योंकि 7 नंबर का था, 2-2 नंबर का फिर रहता तो फिर मैं प्रोविजंस लिखता, फैक्ट्स एनालिसिस कंक्लूजन को एक में डाल देता। नाउ इसके बाद अब देखो सेकेंड वाले में बच्चे ने बताया कि भाई अगर डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सेल होता है तो गुड्स सेल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, बट अगर वो ब्रांड नेम के बेसिस पे सेल होता है तो सेलर वुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर बच्चे ने कंक्लूड कर दिया। अब बाकी जो 2 पॉइंट देखोगे, दिस इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई फॉर म्यूचुअल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता तो आपको 4 गिन के दिखा देना है, एंड 3 ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट कैन डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो बच्चे ने म्यूचुअल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक रेम्यूनरेशन का पॉइंट डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांस, प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद जो 3 ग्राउंड्स है, परमानेंट इनकैपेसिटी, इंसैनिटी एंड देन मिसकंडक्ट, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से हेडिंग दे दोगे ना तो मिसकंडक्ट के अंदर का क्या ऊपर नीचे हुआ कोई नहीं मैटर करता। अगर आपने आइडेंटिफाई करके लिख दिया ना मिसकंडक्ट, इंसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, और इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन एकदम एग्जामिनर ने अच्छे नंबर दे रखे तो आपको आराम से इसमें मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर के अंदर एक इंप्रेशन बन चुका है। नाउ 5 का सी इज बेस्ड ऑन कि भाई कब कब सियोरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, बेस्ड ऑन रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके अंदर का 2 पॉइंट बताओ, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स, इसके अंदर का 2 पॉइंट, एंड इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके अंदर का 2 पॉइंट। तो देखो बच्चे ने हर एक के अंदर 2 पॉइंट एकदम अंडरलाइन करके लिख दिया है। सेम विद दिस। तो इस तरीके से बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एकदम अच्छे से, एकदम बेस्ट वे से लिखा है। एंड इफ़ यू सी बच्चे को कितने मार्क्स मिले, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बच्चे ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था उसमें 20 में से 17 मिला। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे ने ऑप्शनल छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में 20 में से 15 मिला। क्वेश्चन नंबर 5 में 20 में से 16.5, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में 20 में से 13.5, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में 20 में से 11.5। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 में बच्चे ने अच्छे से लिखा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लेना। नो, सिर्फ इसमें मेरे को एक गलती लगा कि बच्चा ने काटा कूटी बहुत किया, तो बच्चे को थोड़ा नीट और क्लीन रखना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बच्चे ने पहले कुछ लिखा फिर उसको काटा फिर स्टार्ट किया। तो इससे बचने के लिए एक काम करना कि एग्ज़ाम में लिखने के पहले 10, 20, 30 सेकंड का टाइम देना, सोचना कि मेरे को किस स्ट्रक्चर से लिखना है, ठीक है, ताकि ये गलती आपसे ना हो। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, feel free to write down the comments and feel free to reach out to me on Telegram for any queries you have, any guidance you need. Bye bye, take care, thank you for watching, happy learning.